हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का हमारी दुनिया यानी ज्योग्राफी यानी कौन सा चैप्टर बाबू विषय है, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, समझे ना। आज इसको संसाधन के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन किससे कहते हैं, संसाधन का उदाहरण क्या होता है, इसमें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और इसको इंग्लिश में रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे कि संसाधन क्या है। सबसे पहले देखेंगे संसाधन क्या है। आप संसाधन की परिभाषा कह सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। मतलब मानव की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने वाले जो भी वस्तु पदार्थ जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब संसाधन कहलाते हैं। और देखिए, वस्तुओं को संशोधित कर उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुकूल बनाने लगा और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। जैसे देखो, भूमि यानी मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, भूमि हो गया, मिट्टी हो गया, विद्यालय हो गया, भवन हो गया, पंचायत भवन, ये सब क्या कहलाते हैं? खनिज पदार्थ, तेल, खेत इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब संसाधन है। ये सब क्या है बाबू रे? संसाधन। अब संसाधन को क्या क्या उपयोगिता है वो हम समझ लेते हैं, समझे ना। संसाधन की उपयोगिता देखिए, संसाधन की उपयोगिता क्या है। जब तक संसाधन का आप एक रूप से दूसरे रूप में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसका खपत भी नहीं होगा। और संसाधन हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे हैं, सभी का हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार उसको हम उपयोग करते हैं, समझे ना। जैसे देखिए, हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं, खटिया करते हैं, ये सभी एक संसाधन है। पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे, ये सब क्या, ये सब संसाधन है जो लकड़ी से बनाई जाती है, समझे ना। अब देखिए, इसी प्रकार के सभी संसाधन उपयोगी हुआ मूल्यवान संसाधन होते हैं। ये सब कौन से संसाधन होते हैं? उपयोगी हुआ मूल्यवान संसाधन होते हैं। इसका मतलब यह कोई वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग या मूल्य होता है। मतलब कि कोई वस्तु संसाधन तभी कहा जाएगा जिसका उपयोग होगा और उसका कुछ ना कुछ मूल्य यानी वैल्यू होना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं, समझे ना। अब देखेंगे संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के प्रकार। और एक बात और एक खटाल में पॉइंट, इसको देख लेते हैं। संसाधनों के मूल्य एवं अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके। कहता कि आर्थिक मूल्य, मतलब आर्थिक मूल्य किस किस से होता है? लकड़ी से फर्नीचर बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना। और एक सौंदर्यात्मक मूल्य, जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। अब कानूनी मूल्य क्या होता है? जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना, ये कानूनी मूल्य है। नैतिक मूल्य है संसाधनों को संरक्षित करना, संसाधनों को क्या करना? संरक्षित, क्योंकि संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी जो है एक दिन संसाधनों के लिए क्या करेंगे? तड़पेंगे। और उसको जितना हम लोग आज पानी जल पीते हैं, सोना आभूषण, तांबा, तेल, पेट्रोल उपयोग करते हैं, क्या आपको बताइए भविष्य में भी इतना रहेगा? नहीं, भविष्य में ये दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। और भविष्य में लोग पानी के लिए तरसेंगे, पानी नहीं मिलेंगे। जैसे राजस्थान में भी गर्मी है, पानी बहुत कम मात्रा में है, पानी के लिए तरसते हैं लोग। ठीक उसी तरह आने वाले पीढ़ी में सारे भारत के लोग तरसेंगे, पूरा विश्व के लोग तरसेंगे। अब ये संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वही तीनों प्रकार जानेंगे। सबसे पहले देखिए, संसाधन होता है प्राकृतिक संसाधन। तब होता है कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव निर्मित प्राकृतिक संसाधन। इन तीनों संसाधन के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। जो हमें प्रकृति से पाए जाते हैं, जो हमें प्रकृति से अर्थात जीव जंतु और वे पदार्थ जो हमें प्रकृति में दिए गए हैं उससे प्राप्त होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी देखो प्रकृति का देन है, जल किसका देन है? प्रकृति का। जो छोटे मोटे जीव जंतु, पवन, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सब किसका देन है? ये सब प्रकृति का देन है। समुद्री जल, ये सब किसका देन है? प्रकृति का देन है। ये सब क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। अब देखिए, कहता कि संसाधनों को मानव अपने तकनीकों एवं कौशल के उपयोग में लाता है। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, भूमि तथा मिट्टी शामिल है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, अन्य प्रकार की मिट्टी शामिल है। जल के अंतर्गत झील, तालाब, सागर, महासागर इत्यादि शामिल है। वनस्पति के अंतर्गत सभी छोटे मोटे पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ शामिल है। जैविक संसाधन, ये सब का उदाहरण बता रहा है कि किसके अंदर क्या क्या है, समझे ना। ये सब तो आप लोग जानते ही होइएगा। देखिए, खनिज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लोह, अयस्क, तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल होते हैं। अब आइए हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। देखिए, ये प्राकृतिक प्रदेश पर्वत है। क्या है? पर्वत है तो पर्वत क्या कहलाता है? पर्वत है तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन। और ये देखिए पठार है, ये कौन सा संसाधन कहलाएगा? ये भी कहलाएगा प्राकृतिक संसाधन। ये मैदान है जिसमें खेती उती होता है, समझे ना। ये कौन सा संसाधन है? ये मानव प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन ही है। कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। अब 2 नंबर में आता है मानव संसाधन किससे कहते हैं? कहिएगा, मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है, उसे मानव संसाधन कहते हैं, समझे ना। अब देखिए, कहता है कि संसाधनों के निर्माण, उपयोग या क्षमता और इसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तक कौशल से विकसित होती है। जिस प्रदेश से जनसंख्या में शारीरिक श्रम के
शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वो मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। और कुशल संख्या वाले क्षेत्र दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। अफ्रीकी महादेश के कई देश पिछड़े होने के कारण यही मुख्य कारण माना गया मानव संसाधन, समझे ना। वो अपने बौद्धिक शक्ति शारीरिक शक्ति का उपयोग करते लेकिन बौद्धिक शक्ति का उपयोग नहीं करते। बौद्धिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। अब मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? जिसका निर्माण मानव करके, जो प्राकृतिक संसाधन होता है उसका निर्माण करके मानव अपने उपयोग लायक बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, देखिए इसके लिए ईंट पत्थर लगा होगा, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, समझे। इसी का उपयोग करके मकान बना दिया, कार्यालय बना दिया, भवन बना दिया, पंचायत भवन बना दिया, सड़क बना दिया, हवाई अड्डा बना दिया, ये सब कौन सा संसाधन कहलाएगा? ये सब कहलाएगा कौन सा? मानव निर्मित संसाधन। ये देखिए जैसे भवन, देखिए भवन कौन सा संसाधन? मानव निर्मित। सड़कें कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित। सड़क यानी पुल, देखिए कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए संसाधनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है संसाधनों का वर्गीकरण, समझे ना। संसाधन को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों। पहले तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, उसके बाद मानव निर्मित संसाधन। ये बात तो पहले ही हम पढ़ाए थे कि संसाधन को 3 भाग, जैसे भूमि, मिट्टी, जल, ये प्राकृतिक संसाधन हो गया। मानव संसाधन हो गया। और मकान यानी मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, ये सब मानव निर्मित संसाधन हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसको 5 भागों में बांटा गया। इसको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। सबसे पहले विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अब इस सब देखिए सबको 2 भाग में बांटा गया और स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। देखिए पहला विकास के आधार पर वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन, उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन, स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसी सब के बारे में पढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझे ना। अब देखिए विकास एवं उपलब्धता के आधार पर वास्तविक संसाधन देख लेते हैं। सबसे पहले वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? जिसकी कुल मात्रा हमें ज्ञात होती है और उसका हम वर्तमान समय में उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अवरक, इसका वर्तमान मात्रा हमको मालूम है और उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन। अब आता है संभाव्य संसाधन, मतलब कि ऐसा संसाधन जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं और वर्तमान समय में उसका उपयोग भी नहीं हो रहा है और हमें ज्ञात है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ होगा ये, और जिसकी कुल मात्रा तो हमें ज्ञात ही नहीं, सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, संभावना की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन। जैसे केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, लद्दाख में पाए जाने वाला क्या हो जाएगा? यूरेनियम। अब आइए अब जैव संसाधन और अजैव संसाधन के बारे में जान लेते हैं, समझे ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एगो जैव संसाधन और एगो अजैव संसाधन। जैव मतलब होता है जीवन, जिसके अंदर सजीव शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे पेड़ पौधा, वन, जीव जंतु इत्यादि। और जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। जैसे भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, चट्टान, मिट्टी, ये सब क्या हो गया? ये सब अजैव संसाधन हो गया। अब आइए उपलब्धता के आधार पर देख लेते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य की किरणें, ये कभी खत्म होने वाले हैं, इसकी उत्पत्ति और इसे हमेशा बनते रहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। अब आता है अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। आप कहिएगा ऐसा संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, उस प्रकार के संसाधनों को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अच्छा, जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार या पुनः पूर्ति के लिए मानव हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। इन संसाधनों के प्रति मानव को हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। मतलब पेड़ पौधों की कटाई करें, थोड़ा सा रुक जाएंगे तो पेड़ पौधों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, समझे ना। लेकिन मानव पता नहीं क्या करता है, पेड़ पौधों की कटाई पे कटाई कर रहा है। अब आइए अब देखते हैं हम लोग वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। कहता कि प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रकृति प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वत्र संसाधन। जैसे पवन, जैसे मिट्टी एवं पवन, इसे सर्वत्र संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन जो किसी निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थानीय संसाधन। जैसे अभ्रक, जादूगोरा, समझे, जादूगोरा में मिलने वाला यूरेनियम, क्षेत्र थी छोटा नागपुर के क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला, ये सब कुछ क्षेत्रों में ही सीमित पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्थानिक संसाधन। सर्वत्र मतलब जो सभी जगह पाए जाते हैं, समझे ना।
अब देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 3 भागों में बांटा गया, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए जब आप कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो उसे निजी संपत्ति कहा जाता है। किसी राष्ट्र के द्वारा पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन, मतलब निजी जो हो गया, निजी व्यक्ति का तालाब हो गया, मछली पालन कर रहा है, वो सब निजी संसाधन। राष्ट्र के द्वारा दिया गया संसाधन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए एक पॉइंट और समझने वाला है कि समुद्र तट से दूरी 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं और 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। क्या संपत्ति मानी जाती है? राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एक अपमार्जक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बाबू? अपमार्जक क्षेत्र, समझे ना? ये समझने वाली बात है। अपमार्जक क्षेत्र क्या होता है? कहिएगा 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है और 200 किलोमीटर से आगे के क्षेत्र को महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। यह उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही किया जाता है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, समझे ना? अब देखिए इनमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, समझे ना? अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? तो देखिए बात पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसमें है क्या। आखिर इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसमें कहना क्या चाहता है। इस स्लाइड को समझ लेते हैं, समझे ना? देखिए सलमा बोली भैया संसाधन तो हमारे लिए उपयोगी है, फिर भी हमें इनके संरक्षण हेतु प्रयास करना चाहिए। अंशु बोली हाँ क्यों नहीं, प्राकृतिक संसाधनों को बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीकी एवं आवश्यकता का होना जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक दोहन किया है। हमने इसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किया ही है, इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया हुआ आज सीधे उपयोग के लायक नहीं है। मतलब प्रकृति के बहुत सारे संसाधन सीधे उपयोग के लायक नहीं है। यही नहीं, हमने प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है, इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भविष्य में इनका भंडार खत्म होने की आशंका है। बताइए, खत्म होने की आशंका भी है। अब आगे कहता है कि पूरी आशंका है कि मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे इसके लिए जरूरी है। मतलब कि जैसे कि पृथ्वी पर जीवन जिस प्रकार चल रहा है, ठीक उसी तरह पृथ्वी पर खनिज जो प्राकृतिक संसाधन है इसका होना भी आवश्यक है, समझे, जरूरी है। आगे कहता है कि सलमा बोली हाँ भैया हमने इनके उपयोग के सावधानी बरतनी की होगी, अन्यथा हमें स्वयं अपने लिए बड़ा खतरा पैदा कर लेंगे। तभी शिक्षक महोदय की आवाज़ सुनाई पड़ी, बच्चों सभी लोग बस में बैठ जाओ, अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सभी बच्चे बस में सवार हो गए और आगे बढ़ने लगे। सलमा इसी बात से बहुत खुश थी कि आज उसने नई बातों को जानकारी हासिल की। अब आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।